अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुदरत का निज़ाम इंसाफ़ अपनी तरह से काम करता है। इंसान अगर चाहे भी तो उसको नहीं समझ सकता। अलबत्ता समझदार आदमी वही होता है जो वाक़यात से इबरत हासिल करे। इसी तरह का एक वाक़या हमने अपने बचपन में सुना था कि कोई बूढ़ा कैदी था जेल के अंदर और उसको कत्ल के केस में सज़ाए मौत को हुक्म दिया गया। तो जिस दिन उसको फांसी होनी थी उससे एक रोज़ कबल उसके किसी साथी कैदी ने उससे पूछा कि चाचा, ये कत्ल तुमने किया था या नहीं किया था? अब तो सच बता दो। अब तो वैसे तो सभी कहते हैं ना कि हम बेगुनाह हैं, लेकिन अब तो तुम्हें सुबह फांसी हो जानी है, पीर वाला भी कोई मामला नहीं रहा, तो अब तो सच बता दो। तो उस बुज़ुर्ग कैदी ने कहा कि जिस शख्स के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी हो रही है, उस शख्स को मैंने कत्ल नहीं किया। लेकिन ये सज़ा मुझे किसी और वजह से मिल रही है। उसने कहा, जी किसी और वजह से कैसे? उसने कहा, फ़लाँ सन में इतने को 40-50 साल पहले किसी वीरान मकाम पे मैंने एक शख्स को कत्ल करके ज़मीन में दफन कर दिया था, जिसका किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो शख्स कहाँ गया, उसको किसने कत्ल किया, किसने मारा। उसने कहा, जो मैं कुदरत की पकड़ में आया हूँ, मैंने इस शख्स को कत्ल नहीं किया जिसकी वजह से मैं पकड़ में आया हूँ। मैं उस वजह से पकड़ में आया हूँ जिस शख्स का किसी को पता ही नहीं चला। तो उसने कहा कि मुझे ये सज़ा मिलनी बनती थी। ये वाक़या मेरे ज़हन में कैसे आया? ये वाक़या मेरे ज़हन में ऐसे आया कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बिलख़ुसूस टीवी चैनल्स पे भी बड़ा शोर मचा कि लाहौर के डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर एक डीआईजी पुलिस जो थे मलिक लियाकत, डीआईजी सीआईए थे लाहौर के, उनके वालिद दाखिल थे और वहाँ पर उनका झगड़ा हुआ अस्पताल इंतज़ामिया से और उसका नतीजा ये निकला कि डीआईजी साहब जो हैं उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े। ओहदे से हाथ धोना पड़े से मुराद है कि उस पोस्टिंग से वो हटा दिए गए। अगरचे कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करें कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद ये सस्पेंशन वाली खबर दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता इतनी खबर ज़रूर दुरुस्त है कि वो ओएसडी हो गए। वाक़या कुछ यूँ है कि मुबैना तौर पे जो वो अस्पताल है उसके अंदर जो डीआईजी मलिक लियाकत साहब हैं उनके वालिद साहब दाखिल थे और जैसा कि प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादातर होता है कि बंदा वेंटिलेटर पे होता है, तो जो अमूमन अस्पतालों का रवैया होता है वो पेशेंट का ख्याल रखने के बजाय महज़ इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि जी पेशेंट से उसकी लवाकिन ना मिले। और बहरहाल ये एक हर अस्पताल का अपना-अपना होता है, बाज़ जगहें अच्छी भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो दुकानदारी ही होती है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ऐसा कोई वाक़या जो था इल्ज़ाम लगाया गया मलिक लियाकत और उनके भाई की तरफ से वो दुरुस्त था या गलत था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ पे उनकी तलख़लामी हुई। तलख़लामी ऐसे हुई कि उनके वालिद साहब वहाँ दाखिल थे, जो कि हमें पता चला मुख्तलिफ़ ख़बरों के ज़रिए और उनको कोई एतराज़ था कि उनकी केयर ठीक नहीं हो रही है उनके वालिद साहब की। तो उनके भाई ने उनको कॉल की, वो गए वहाँ पर और वहाँ पर उनकी तलख़ी हो गई। फिर वो उनके साथ पुलिस फ़ोर्स भी थी, कोई डीएसपी थे, कोई भट्ट साहब और कोई दीगर अमला था। तो वहाँ पर एक हंगामा हो गया। अब वो चूँकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल है उसके जो मालिकान में शामिल हैं मियाँ आमिर महमूद का अपना एक टीवी चैनल है। वैसे तो ख़ैर उनका बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है एक प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल्स का। लेकिन बहरहाल उनका वो उस हॉस्पिटल में भी वो मुबैना तौर पे पार्टनर हैं। तो उनको पता चला तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपने रिपोर्टर्स को वहाँ भेजा, दुनिया टीवी वालों ने। उन 2 रिपोर्टर्स की भी तलख़ी हो गई और पुलिस वालों ने 2 रिपोर्टर्स की पिटाई कर दी। मामला जब मियाँ आमिर को पता चला तो वो फिर ज़रा बड़ा मगरमच्छ है भई। उन्होंने फ़ोन किया आईजी पंजाब को डॉक्टर उस्मान अनवर को और फ़ौरी तौर पे जो कैप्टन लियाकत अली मलिक हैं, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सीआईए, उनको तब्दील कर दिया गया। अच्छा, कैप्टन जो लियाकत अली मलिक साहब हैं, वो मेरा ख़्याल है उनकी पोस्टिंग डीआईजी की थी, लेकिन उनका रैंक एसएसपी है, ग़ालिबन 19 ग्रेड में 20 में नहीं है। और क्योंकि मैंने अभी तक जो उनकी तस्वीर डीआईजी की वर्दी में देखी नहीं, वो पोस्टिंग चूँकि डीआईजी सीआईए की है, तो सीनियर मोस्ट एसएसपी होंगे तो वहाँ पर पोस्टिंग उनकी होगी। ऐसा होता है पुलिस में, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, बल्कि बेशतर जगहों पे ऐसा ही होता है। खैर हमारा मामला उनका रैंक नहीं है, हमारा मामला तो एक वाक़ये के हवाले से है। उस पर हमारे बहुत सारे दोस्त ने व्लॉग्स भी किए, मतलब गौहर भट्ट साहब ने व्लॉग किया, सईद चौधरी साहब ने व्लॉग किया, इमरान शफ़क़त साहब ने व्लॉग किया और भी बहुत सारे लोगों ने व्लॉग किया। टीवी चैनल से पे टिकर चले, धड़ाधड़ खबरें चलीं मलिक लियाकत के ख़िलाफ़। अच्छा, ये मलिक लियाकत साहब वही हैं जो इमरान खान को गिरफ़्तार करने गए थे और जब इमरान खान को गिरफ़्तार करना था, जब उनको तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई थी, तो कोई पुलिस अफ़सर वहाँ जाने को तैयार नहीं था और उसकी वजह थी बुशरा बीबी का खौफ़। बुशरा बीबी के जन्नात और मौकलीन की इतना खौफ बैठा हुआ था कि जब वो इमरान खान साहब हुकूमत में भी थे तो तब भी जो अफसरान थे वो बुशरा बीबी से खौफ खाया करते थे कि ये कोई बड़ी पुरस्कार किस्म की खातून है। तो ये ज़रा मलिक लियाकत साहब जो हैं, ज़रा मुझे पता चला है कि ये कोई
पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, साहिब किताब भी हैं, लिखने पढ़ने में दिलचस्पी लगती है। तो उन्होंने कहा यार ये इन चीज़ों को कुछ नहीं होता, मैं जाता हूँ गिरफ़्तार करने। तो जो 3 डीआईजी बुशरा बीबी से डरे बगैर इमरान खान के घर गए थे और बुशरा बीबी के शोर शराबे और धमकियाँ कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, उनके बावजूद इमरान खान को गिरफ़्तार करके जिन्होंने अटक जेल में मुंतकिल किया लाहौर से लाके, उनमें ये मलिक लियाकत भी शामिल थे। और इनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी इमरान खान के साथ गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे हुए। अच्छा, मलिक लियाकत साहब के बारे में हमारे जो अमूमन क्राइम रिपोर्टर्स हैं या जो साफ़ी हज़रात हैं, उनकी राय बड़ी अच्छी है। होंगे वो अच्छे आदमी होंगे, मुझे उनके अच्छे आदमियों से गर्ज़ नहीं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या पेश करना चाहता हूँ जो कि शायद ख़ुद मलिक लियाकत को भी अब याद नहीं होगा। और मामला वही है कि इंसान ने किया कहीं कुछ और होता है और सज़ा बंदे को कहीं कुछ और मिल जाती है। अब देखिए, डीआईजी बड़ी बला होता है जी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का जनरल होता है वो। अब पुलिस के जनरल को इस तरह मतलब एक सेकंड्स में एक अखबार का मालिक या चैनल का मालिक जो है वो खुडेरान लगवा दे, तो ये मामूली वाक़या तो नहीं है। और उनके वालिद साहब से हमें पूरी हमदर्दी भी है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और इस सारे वाक़ये की एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसका कसूर हो उसको सज़ा मिले, जिसका नहीं है उसको नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, मलिक लियाकत साहब के वालिद से आपको एक वाक़या बता रहा हूँ। ये वाक़या है कि तकरीबन 2012 या 13 का, मुझे ठीक से सन याद नहीं है, लेकिन 12 या 13 ही है, मतलब इससे आगे पीछे नहीं होगा। मुझे याद है कि एक रावलपिंडी में एक मोबाइल फ़ोन्स की एक बहुत बड़ी शॉप थी, यानी कि आप पिंडी के जो सबसे प्राइम बाज़ार आप समझें पिंडी कैंट में, तो वो बैंक रोड है। बैंक रोड के ऊपर एक मुख्तलिफ प्लाज़े हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स का कारोबार होता है, लेकिन एक प्लाज़ा जो बहुत पुराना है, उस प्लाज़े में जो सबसे बड़ी और शानदार दुकान थी वो एक नौजवान की थी और उस नौजवान का नाम था हाफ़िज़ खालिद। अच्छा, हाफ़िज़ खालिद को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो उसने बचपन से बड़ी मेहनत की थी और वो बड़ा उसने कोशिश करके, वो गरीब घर से उसका ताल्लुक़ था और वो इस स्टेज पर पहुंचा कि वो एक ऐसी दुकान का मालिक था जिसका 5 लाख रुपए खाली माना वो किराया देता था और वहाँ पे जो उसके पास मुलाजमीन थे और बिल्स वगैरह थे, वो तकरीबन 10 लाख रुपए महीने में उसको वो दुकान पड़ती थी। दुकान की लोकेशन ऐसी थी कि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें थीं और ऐसी ही एक नज़र बद जो है वो लाहौर की एक पाकिस्तानी कंपनी जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती थी, उसके मालिक की निगाह उस दुकान पर पड़ गई कि यार ये दुकान हमारे पास होनी चाहिए। हाफ़िज़ खालिद को मुख्तलिफ़ तरफ से ऑफ़र आई कि दुकान छोड़ दो, ये हमें दे दो, इतने पैसे ले लो, लेकिन उसने कहा जी मैं तो अपना कारोबार करता हूँ, मैं क्यों छोड़ूँ। उसके बाद एक नया कार्ड खेला गया। नया कार्ड ये खेला गया कि हाफ़िज़ खालिद को उस कंपनी के मालिक से मिलवाया गया, क्योंकि हाफ़िज़ खालिद को अपना ताल्लुक लाहौर से था, रहने वाला वो लाहौर था, कारोबार वो पिंडी में करता था। तो लाहौर में वो उस कंपनी के मालिक से मिला और उस कंपनी के मालिक ने कहा कि अच्छा, हम तुम्हें अपने मोबाइल फ़ोन की जिसे कहते हैं फ्रेंचाइजी नहीं देते, बल्कि आपको तकरीबन आप ये समझें कि आप पूरे पाकिस्तान की जो वारंटी क्लेम्स है वो भी आप ही के पास आएंगे। तो आप के साथ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं दुकान के अंदर। तो हाफ़िज़ खालिद ने कहा कि नहीं, मैं आपको माल तो बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पार्टनरशिप वगैरह मैं नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम जो माल देते हैं तो आप हमें गारंटी के चेक दे दो। गालबन कोई 20-30 लाख रुपए गारंटी के चेक थे, 2-3 वो उन्होंने उससे ले लिए और उसको डीलरशिप दे दी उसकी। उसके बाद फिर उसका आना जाना हो गया और फिर वो जब किसी बंदे ने ना मतलब निकालना होता है तो बड़ा मीठा बन जाता है। अब एक आम सी दुकान का मालिक और कहाँ एक कंपनी का मालिक, जब कंपनी का मालिक उसको अपना छोटा भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम यूँ हो, तुम वो हो, कहना शुरू कर दे, तो वो बंदा झांसे में आ जाता और वो झांसे में आए हाफ़िज़ खालिद साहब। 31-32 साल उस नौजवान की उम्र थी उस वक़्त और बड़े ख्वाब लेकर वो लाहौर से पिंडी आया था कारोबार करने और वो बड़ा उसने फ्लरिश किया। बहरहाल उसको इतना उन्होंने अपने उस शीशे में उतारा कि कहा कि यार ये पूरे पाकिस्तान की वारंटीज़ भी तुम्हारे पास से क्लेम होंगी, दुकान का किराया भी हम दे दिया करेंगे, बस तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, ये है वो है। उसने कहा जी ओके, लेकिन वो चूँकि जैसे कहते हैं कि चिकनी चुपड़ी बातों में एक जो असल वारदात जैसे कि उसको कोई रिटन एग्रीमेंट उसके साथ नहीं किया गया, ज़बानी बात ही हुई सिर्फ। अच्छा, अब वो उन्होंने उसे कहा कि अच्छा ये किराए में से हम इतना ऐसा देंगे, तुम्हारे प्रॉफिट में से इतना ऐसा देंगे। वो अपने पास से करता रहा, लेकिन उसको एक तवील अरसा तक उस कंपनी के मालिक ने जो पैसे उससे कमिट किए थे वो ना दिए। तकरीबन वो रकम आप ये समझ लें कि 40-50 लाख रुपए पहुंच गई जो उस कंपनी के मालिक की तरफ ड्यू थी। अब हाफ़िज़ खालिद ने उसको कहा कि भाईजान मेहरबानी करें, आप मेरे पैसे मुझे दे दें, हमने आगे कारोबार भी करना है। अब वो जो कंपनी थी वो चल नहीं रही थी, मतलब एक वो उस मोबाइल कंपनी के अब तो मोबाइल भी बनने बंद हो गए हैं। तो उसने मतलब एक हाफ़िज़ खालिद को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वो अपने रूटीन में अपना काम-काज कर रहा था। एक दिन वो अपनी दुकान से उसको एक किसी जानने वाले ने बाहर बुलाया और वो अगले चौक तक पैदल जा रहा था कि इतने में लाहौर पुलिस की गाड़ी आई
हाफिज़ खालिद को उठा के गाड़ी में डाला और लाहौर ले गए। लाहौर में जाके हाफिज़ खालिद को जो रखा गया, उसको थाना किला गुजर सिंह की हवालात में रखा गया। उसका इन्वेस्टिगेशन सेल जो है वो उसकी तफ्तीश कर रहा था। पता ये चला कि वो उस कंपनी के मालिक ने, चूँकि चेक किससे लिए हुए थे, उनको अपने उस थाने के दूध में वाक़या किसी बैंक की ब्रांच से जो है वो करा के, बाउंस करवा के, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के इसको गिरफ्तार करके इसको हवालात में बंद करा दिया। अब कोई हाफिज़ खालिद का कोई जानने वाला था, उसको पता चला कि जी ये कोई कैप्टन लियाकत साहब है। उस मामले के जो मुतलका एसपी थे वो कैप्टन लियाकत थे, और लोकल पुलिस ने ये बताया कि जी ये मामला कैप्टन लियाकत साहब खुद हैंडल कर रहे हैं। उस वक्त कैप्टन लियाकत साहब एसपी थे। तो कोई साहब उनसे मिलने चले गए और उनको कहा कि जी मिलने के लिए उनसे गए और उसने कहा जी मैं फ़लाँ मामले पे बात करना चाहता हूँ आपसे। उसने कहा जी मैं तो इस मामले में बात नहीं करना चाहता। उसने कहा जी ठीक है। खैर फिर उस जो मिलने के लिए गया था, उसने उस ज़माने में वहाँ पर डीआईजी स्पेशल ब्रांच थे, बल्कि स्पेशल ब्रांच को हेड कर रहे थे मरहूम नासिर खान दुरानी। वो बड़े वज़ादार आदमी थे। उसने उनको कहा कि जी वो आपका एसपी जो है वो तो बात ही हमारी नहीं सुनता। उन्होंने उसको कहा कि जी आप इनकी बात सुन ले। उसने खैर उस बंदे को बुलाया दोबारा कि जी बात सुनना। उसने कहा जी बात मैंने आपसे क्या करनी है, जुल्म हुआ इस बंदे के साथ। अच्छा, जो कैप्टन लियाकत साहब थे वो उस वक्त इतने तकब्बुर के आलम में बैठे, उन्होंने कहा जी मैं तो बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, चेक के ऊपर दस्खत हैं उससे बस ये मुजरिम है। उसने कहा जी जो एफआईआर दर्ज होती है, ख़ुसूसन जो चेक बाउंस होने के वाले से, आप पार्टियों को एक दफ़ा आमने सामने बिठाते हैं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने एक बंदे को एक तरफा उठा के बंद कर दिया, पर्चा डाल दिया, जेल में भेज दिया। तो वो इस तरह इंसाफ नहीं हो सकेगा। हमने तो ये सुना था कि आप बड़े अच्छे अफसर हैं, लेकिन कैप्टन लियाकत साहब जो नहीं है उनके पता नहीं उस कंपनी के मालिक से कोई ऐसे ज़ाती मरासम होंगे या कोई मफाद होगा, इसका हमें नहीं पता। ना ही हम किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस बंदे ने 40-50 लाख रुपए उस दुकानदार के लेना था, उसने 18-20 लाख रुपए उसके ऊपर पर्चा करा दिया, उसको जेल करा दी। कई महीने वो लड़का जेल में रहा, और फिर उसको जेल के अंदर ये इतला मिली कि उसके वालिद साहब जो नहीं है वो मौत याद की कश्मकश में मुब्तला हैं। और फिर जो है वो उसने उनको मज़ीद चेक लिख के दे दिया और कहा जी मैं आपके सारे जितने पैसे मेरे पे इल्ज़ाम है मैं भरने को तैयार हूँ, मेरी ज़मानत हो जाए, मेरे वालिद साहब की हालत बहुत ख़राब है। जिस दिन वो ज़मानत पर रिहा हुआ, उससे अगले दिन उसकी वालिद साहब की डेथ हो गई। लेकिन वो मतलब 20-30 लाख रुपए के उसके चेक उसको भरने पड़ गए, 40-50 लाख रुपए वो उस कंपनी के मालिक साहब उसके खा बैठे थे। को 70-80 लाख रुपए के रोले में वो आ गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उसका सारा कारोबार तबाह हो गया, वो दिवालिया हो गया, वो मतलब काम काज कारोबार उसका तबाह हो गया, छोड़ दिया उसने। उसके बाद से वो लड़का इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि आज तक उसकी फैमिली के लोग, उसकी वालदा, उसके भाई उसको ढूंढते फिरते, पता नहीं चलता कि वो लड़का कहाँ गया। यानी कि ये एक तसव्वुर किया जाता है कि वो दिवालिया होने के बावजूद, दिवालिया होने के बाद वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने सबसे राब्ते ख़त्म कर दिए। पता नहीं वो पाकिस्तान के किस कोने में चला गया, कहीं को मजदूरी करता होगा, नहीं करता होगा। तो वो एक ऐसा जुल्म था जो दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर, ये कैप्टन लियाकत साहब को पता होगा, जो उन्होंने उस लड़के के ऊपर किया। और ये सोचे बगैर कि आप उस वक़्त तकब्बुर की इंतहा पर थे, आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कि एक तरफ आपका वो मामला था और आपने कानून, इंसाफ, हर चीज़ साइड पर रख दी, बगैर किसी तफ्तीश के एक बंदे को रगड़ा लगा दिया, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। एक पुलिस अफसर के तो बड़ा आसान होता है ना, ये कहते हैं कि पर्चा दे दो, चुक के ले आओ, अंदर कर दो। लेकिन अगले बंदे की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है अगर वो बेगुनाह हो। तो उस बंदे की ज़िंदगी तबाह हो गई कैप्टन लियाकत साहब के हाथों। नाम मैंने उस लड़के का इसलिए बता दिया कि हो सकता है कैप्टन लियाकत साहब तक ही हमारा मौक़िफ़ पहुँचे। तो अगर उनके अंदर कोई ऐसी उनको एहसास हो कि नहीं यार मैंने किसी बंदे के साथ ज़्यादती की थी, तो उस लड़के को तलाश कर लें, उससे माज़रत तलब कर लें। अगर वो बड़े आदमी अपनी ज़ात के अंदर से, जितना जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना है, मेरा अपना तजुर्बा भी उनके बारे में कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो लाहौर के दोस्त हैं वो बताते हैं कि बड़े अच्छे आदमी हैं, होंगे, बिल्कुल अच्छे आदमी होंगे। तो अगर ऐसा कोई है तो ज़रा कैप्टन लियाकत साहब एक दफ़ा इस तरफ भी तवज्जो कर लें। आज आप देख लें ना, आप उस वक्त आप एसपी थे, आज आप डीआईजी हैं, जनरल थे पुलिस के, लेकिन क्या हुआ? आपसे बड़े मगरमच्छ ने आपको 2 मिनट में उठा के परे मारा। इस चीज़ का भी किसी ने लिहाज नहीं किया कि आपके वाले साहब अस्पताल हैं और आपकी बात सुन नहीं ली जाए। ये बिल्कुल उसी तरह आपकी बात नहीं सुनेगी जिस तरह आपने उस बच्चे की बात नहीं सुनी थी, जिसकी ज़िंदगी आपने तबाह कर दी। तो हो सकता है अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अगर आपको माज़रत ही कर लें उस बंदे का। आप जो नुकसान हो गया वो तो पूरा कर नहीं सकते। वैसे एक ये मेरे ज़ाती नॉलेज में मामला था, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बात है मैं उस खबर की तरफ जो थंबनेल पर आपने देखी कि जनाब अब चूँकि इलेक्शन का दौर हो रहा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के ही इजलास हो रहे हैं पार्टी टिकट्स के हवाले से,
और जब भी इलेक्शन आते हैं तो पार्टियों में टिकटों के मामले पर इख्तलाफात हो जाया करते हैं, ये एक रूटीन की बात है। लेकिन चूँकि यहाँ पर एक ऐसा इख्तलाफ सामने आया जो आम तौर पे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी थी कि ऐसा हो कि मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज शरीफ के माबैन जो नहीं वो इख्तलाफात काफ़ी शदीद सामने आए हैं। और ये पता चला कि जी किसी इजलास के अंदर हमज़ा शहबाज फट पड़े हैं नवाज़ शरीफ साहब की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में। और उनका ये कहना था कि जनाब ये मरीम नवाज़ साहब की साहिबा की रिकमेंडेशन पे जो पार्टी की टिकट दिए जा रहे हैं ये गलत है, और जो लोग जो मुश्किल वक्त में साथ थे उनको टिकट नहीं दिए जा रहे और तलाल चौधरी के टिकट पर भी तनाज़ा है। और फिर इन्होंने कहा कि जी मरीम जो इस तरह ज़्यादती करी है, मरीम नवाज़ का इस मामले में मौक़िफ़ ये था कि हमज़ा को हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, तो इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज ने कहा मुझे पता है सारा। खैर, हमज़ा शहबाज साहब ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर वो बोलते रहे। नवाज़ शरीफ साहब खामोशी से उनको सुनते रहे और ये देख के कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा बोले तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने डांटा हमज़ा शहबाज को और कहा कि चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। तो वो फिर ऑब्वियसली उनके वालिद साहब का हुक्म था तो वो खामोश हो गए। और उन्होंने बहरहाल कहा कि जी हमज़ा शहबाज ने फिर नवाज़ शरीफ साहब से माज़रत भी की कि जी मैं अपने इस तरह बोला हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन अंदरूनी इजलास में तो मैं ये बात कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमज़ा शहबाज की इससे शायद मुझे इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अगर हमज़ा शहबाज जो हैं वो ये कहते हैं कि जी पार्टी में मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को इग्नोर किया गया है और मरीम के रिकमेंडेशन पे किया गया, तो वो अपना और मरीम का भी कंपैरिजन कर लें कि जब वज़ारत आला की बारी आई तो उस वक्त तो आप वज़ीर आला बन गए, लेकिन अब जब आप वज़ीर आला नहीं थे उससे पहले आप अपोजिशन लीडर थे, और जब आप वज़ीर आला नहीं रहे तो उसके बाद भी आप अपोजिशन लीडर थे, तो आप कहाँ थे? किसी मुश्किल वक्त में हमज़ा शहबाज कहीं नज़र नहीं आए। जो पहले उन्होंने जेल वेल काटी इमरान खान के दौर में वो अपनी जगह पे है, लेकिन सड़क पर निकलने के वक्त वो जैसे कि एक साबिक इस्टेब्लिशमेंट के एक आला तरीन शख्सियत ने मुझे ज़ाती तौर पे ये कहा और मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। उनका मुस्लिम लीग नून में तो सारे चूहे हैं, एक शेरनी है मरियम, जो वक़्त था तो वो बाहर निकल के मुकाबला करती थी, बाकी तो बिलों में छुप जाते थे। तो सिचुएशन ये भी है, और यकीन मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज़ कोई अकले कुल हैं, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज़ का जो एक अपना एक किरदार रहा है पार्टी को बचाने में, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, और लेकिन इसमें कोई ज़्यादा ऐसी कोई हम ये कहें कि मुस्लिम लीग नून के लिए कोई परेशानी की बात है, क्योंकि फ़ैसला तो आखिर में नवाज़ शरीफ ने ही करना होता है, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।